नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको शिक्षा के सामाजिक आधार के बारे में बताऊंगा, सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। क्योंकि शिक्षा के यदि सामाजिक आधार के अर्थ को यदि हम समझें तो कहीं न कहीं शिक्षा का जो सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में कहीं न कहीं अपने उद्देश्य निर्धारित करना है और साथ ही पाठ्य सहगामी जो पाठ्य सामग्री है उसको विकसित करना है। शिक्षण की विधियों कौन कौन सी विधियाँ कौन कौन सी मेथड को प्रयोग में लाना है उसके बारे में, अनुशासन के बारे में, कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों के बारे में समाज और शिक्षा के बीच में तालमेल स्थापित करना है। क्योंकि कहा भी गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही उत्पन्न होता है और समाज में ही रह करके वो अपना जीवन यापन करता है और साथ ही साथ वो समाज की सभी कार्यप्रणाली को इसमें रहते हुए सीखता है और साथ ही इसी समाज में रह करके ही वो अंतिम सांस भी लेता है। इसलिए कहने का अर्थ है कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए कहीं न कहीं समाज का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि सामाजिक वातावरण के बिना किसी व्यक्ति विशेष का कोई भी मूल्य नहीं है और साथ ही साथ उसका कोई अर्थ भी नहीं है। क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को समाज में रहने की योग्यता, क्षमता प्रदान करती है और साथ ही साथ शिक्षा का सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण में कहीं न कहीं गहरा संबंध होता है। क्योंकि ये कहीं न कहीं ये सारे के सारे संबंध ही शिक्षा के सामाजिक आधार हैं। क्योंकि ये शिक्षा इन्हीं के द्वारा कहीं न कहीं निर्धारित होती है और ये कहीं न कहीं शिक्षा की कार्यप्रणाली में प्रभाव भी डालते हैं। और क्योंकि संपूर्ण कार्यप्रणाली कहीं न कहीं शिक्षा की देखें तो समाज को लेकर के, समाज के अनुसार ही शिक्षा है, समाज के विकास के लिए ही शिक्षा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में जो भी परिवर्तन होता है, ये सामाजिक दृष्टि से हम परिवर्तन को देखें सर्वप्रथम तो परिवर्तन कहीं न कहीं प्रकृति का नियम है और साथ ही साथ समाज का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं रह सकता है। क्योंकि सामान्य रूप से यदि देखें तो सामाजिक ढांचे अथवा सामाजिक व्यवस्था में होने वाला यदि परिवर्तन को हम इस रूप में देख सकते हैं कि कहीं न कहीं उसका सबसे बड़ा कारण किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं शिक्षा होती है। सामाजिक परिवर्तन कहीं न कहीं मानव संबंधों या किसी सामाजिक घटनाओं में परिवर्तन के रूप में हो सकता है और साथ ही साथ इसमें जो मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को भी हम कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन के रूप में मान सकते हैं या उसको स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक यदि परिवर्तन के अर्थ को यदि हम समझें तो कहीं न कहीं सामाजिक संरचना अथवा समाज का आकार, समाज के भागों का गठन और संतुलन और उसके संगठन में जो किसी प्रकार के परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, यदि सामाजिक ढांचे अथवा सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को भी हम सामाजिक परिवर्तन मान सकते हैं, जैसा कि मैं पेज ने कहा भी था। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन कहीं न कहीं क्या है, जो समाज की जो रीति रिवाज हैं उनमें यदि किसी प्रकार का भौतिक दृष्टि से परिवर्तन होता है या भौगोलिक दृष्टि से परिवर्तन होता है या उसके सांस्कृतिक संसाधनों में परिवर्तन होता है या किसी जनसंख्या वृद्धि के कारण हो सकता है या किसी कोई सिद्धांतों के कारण परिवर्तन हो सकता है, तो ये कहीं न कहीं सब कुछ क्या है, सामाजिक परिवर्तन का ही एक आधार है। सामाजिक परिवर्तन कहीं न कहीं सामाजिक प्रक्रियाओं से, सोशल प्रोसेस से और सामाजिक प्रतिमानों से और कहीं न कहीं इन सब चीज़ में परिवर्तन जो आता है वो कहीं न कहीं हमें सामाजिक परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। हम कह सकते हैं कि जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हम संभवतः मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है वो सामाजिक ढांचे में कहीं न कहीं परिवर्तन हो रहा है। कहने का अर्थ जो समाज की जो संरचना है उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में परिवर्तन हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है तो वो भी कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन ही है। और क्योंकि समस्त संस्कृति क्या है, अपनी उत्पत्ति, अर्थ, प्रयोग सब कुछ क्या करती है, समाज में रह करके करती है। इसलिए समाज में होने वाले परिवर्तन, प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से देख सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल चेंजेस भी हो सकते हैं। क्योंकि इंटरनल में भी कहीं न कहीं समाज के अंदर से भी हो सकते हैं और समाज के बाह्य रूप में भी हमें दिखाई देते हैं, जिनके प्रभाव कहीं न कहीं समाज में किसी न किसी रूप में पड़ता है। उसमें कहीं न कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा के द्वारा ही कहीं न कहीं व्यक्ति उन नए ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करता है, उस नए ज्ञान के द्वारा ही उसमें परिवर्तन लाने के लिए सदैव तत्पर रहता है।
इस प्रकार हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन की यदि कुछ विशेषताओं को देखें, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशल चेंज देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, अचानक हो सकता है तथा धीरे धीरे हो सकता है। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन के सभी तत्व एक समय में नहीं बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब चीज़ में आप परिवर्तन एक ही बार में सोचने लगो और एक ही बार में हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सामाजिक परिवर्तन कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों में भी दिखाई दे सकता है, उनमें भी परिवर्तन के रूप में हम देख सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के रूप में हम ये देख सकते हैं कि पुराने तत्वों, पुराने विचारों, पुराने वस्तुओं के स्थान पर हम नई चीज़ों को धारण करने लगे, अपनाने लगे। कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा हिंसात्मक रूप से भी समाज में परिवर्तन आ जाता है, कभी कभी बगैर अहिंसात्मक रूप से भी किसी प्रकार की हिंसा किए बिना ही अहिंसात्मक रूप से भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन कहीं ना कहीं नियोजित भी हो सकता है, अनियोजित भी हो सकता है, प्लान के थ्रू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन क्या होती की अवधि आप देखना, समय जो होता है बहुत लंबा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन हमें दिखाई देता है। और सामाजिक परिवर्तन जो होता है पेचीदा होता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि इसको समाज एकदम ही स्वीकार कर ले उस परिवर्तन को, और ये जरूरी नहीं है। और सामाजिक परिवर्तन कहीं ना कहीं आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होता है। ये तो आंतरिक भी हो सकता है, दूसरा बाह्य रूप से भी हो सकता है। और दूसरा साथ ही साथ जो सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध कहीं ना कहीं समाज की जो अधिकांश जनसंख्या है उसको लेकर के होता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगा तो समाज में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। और सामाजिक परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन होता है, और सामाजिक मूल्य कहीं ना कहीं समाज के आधार होते हैं, उन आधारों में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई देता है। और यदि हम सामाजिक परिवर्तन के कुछ मुख्य तत्वों को देखें, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, चीफ एलिमेंट्स ऑफ द सोशल चेंज, सोशल चेंज के लिए कौन कौन से चीफ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करें, तो जो एक चीज़ हम देखें, चेंज से इन सोशल स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर में चेंज लाने वाले, और दूसरा चेंज इन सोशल बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले। यदि सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने वाले को देखें तो उसमें हम देख सकते हैं वर्ग संरचना, क्लास स्ट्रक्चर नंबर 1। दूसरा देख सकते हैं जाति संरचना, कास्ट स्ट्रक्चर। तीसरा यदि हम देखें भूमि पट्टा जो है उसकी जिम्मेदारी प्रथा में जो परिवर्तन है, चेंज इन लैंड। और दूसरा क्या होता है, जिम्मेदारी जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दूसरा, श्रम की जो स्थितियां थी, पहले जो डिवीजन ऑफ लेबर्स था, लेबर की जो कंडीशन थी उनमें भी हम कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना के रूप में परिवर्तन देख सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं जो संस्थात्मक परिवर्तन के रूप में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस हैं वो भी कहीं ना कहीं चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन की बात करूँ, चेंज इन सोशल बिहेवियर, तो उसमें बिहेवियर के रूप में देखूं कहीं ना कहीं हमारे रीति रिवाज हैं, कहीं ना कहीं हमारे कस्टम्स हैं, उन कस्टम्स में कहीं ना कहीं चेंज आ जाता है। दूसरा, खान पान की आदतों में हमारा चेंज आता है, फूड हैबिट्स में कहीं ना कहीं हम चेंज ले आते हैं। साथ ही साथ हम ये ले आते हैं कि वार्तालाप की आदतों में कहीं ना कहीं हमें स्पीच हैबिट्स, उसमें भी हम परिवर्तन करने लग जाते हैं। हमारे जो सामान्य जो हमारी पहले से जो मातृभाषा होती है उसके स्थान पर हम अन्य भाषाओं का प्रयोग और या पाश्चात्य संस्कृति या उस भाषा को हम अपनाने की कोशिश करने लगते हैं। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं वार्तालाप में जो स्पीच हैबिट्स है उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाता है। दूसरा, खुलापन और विशाल हृदयता भी कभी कभी देखी जा सकती है, कि जिसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को बड़प्पन की दिखाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो और साथ ही साथ कहीं ना कहीं परस्पर मिलना जुलना, आज आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से व्यक्ति कहीं ना कहीं इन सामाजिक जो पहले से जाति पात, छुआछूत और क्या होता है धार्मिक इस टाइप का भेदभाव थे, उन भेदभावों से हट करके कहीं ना कहीं व्यक्ति आज परस्पर एक दूसरे से मिलना जुलना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन का ही सबसे बड़ा कारण है। सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा कारण के रूप में देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाया गया, इसलिए इनको हम शिक्षा के सामाजिक आधारों के अंतर्गत देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरा, यदि हम सामाजिक प्रक्रिया का यदि वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल चेंज करें, तो यदि उसमें हम सबसे पहले यदि देखें जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल चेंज, उसमें पहले हम ये देख सकते हैं कि जो समाज में परिवर्तन होता है वो कहीं ना कहीं अहिंसात्मक प्रक्रिया के रूप में होता है। दूसरा, हम समाज में परिवर्तन देखें तो कहीं ना कहीं वो हिंसात्मक रूप में भी हो सकता है, नॉन वायलेंट प्रोसेस के रूप में भी सोशल चेंज हो सकता है, और वायलेंट प्रोसेस के रूप में भी सोशल चेंज हो सकता है कहीं ना कहीं। और सामाजिक परिवर्तन कहीं ना कहीं
नियोजित ढंग से भी हो सकता है। कहने का अर्थ है प्लान्ड प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज हो सकता है, कहीं का अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज हो सकता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मैन मेड प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज, कहीं ना कहीं जो सामाजिक परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं मानव की निर्मित जो प्रक्रिया है उसके द्वारा भी समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन में कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक और जो भौगोलिक कारक हैं वो कारक भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकते हैं। नेचुरल एंड जोग्राफिकल और एंड जो फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं जो सोशल चेंज की जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं योगदान दे सकते हैं और उसको प्रभावित कर सकते हैं। और हम एक देखें, सामाजिक परिवर्तन में कहीं ना कहीं एक विकासमूलक प्रक्रिया के रूप में भी देख सकते हैं हम समाज प्रोसेस। कहने का अर्थ है इवोल्यूशनरी प्रोसेस को ऑफ सोशल चेंज के रूप में भी हम देख सकते हैं। दूसरा, हम सामाजिक परिवर्तन को कहीं ना कहीं क्रांतिकारी प्रक्रिया के रूप में भी देख सकते हैं। क्रांतिकारी का अर्थ है रिवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज के रूप में भी हम कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। उसके लिए ये सारे के सारे जो मैंने अभी तक क्लासिफिकेशन बताया, ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन कोई ऐसा नहीं है कि अचानक एक बार में ही हो जाए। सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत सारे कारक हैं। ऐसा है कि कहीं पर हिंसात्मक हो सकते हैं, कहीं हिंसात्मक हो सकते हैं, कहीं वो सोशल प्लान के थ्रू हो सकते हैं, कहीं अनप्लान्ड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वो मैन मेड प्रोसेस के रूप में हो सकते हैं, कहीं वो नेचुरल और डिजास्टर हो गया या फिर जोग्राफिकल कंडीशन हो गई या फिजिकल कंडीशन हो गई, इसके अकॉर्डिंग इसकी प्रोसेस से भी सोशल चेंज हो सकते हैं, या कहीं इवोल्यूशनरी प्रोसेस के रूप में हो सकते हैं, या कहीं रिवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू हो सकते हैं, क्रांति के थ्रू हो सकते हैं। कहने का समाज में जितने प्रकार से भी कहीं ना कहीं परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन है। उन परिवर्तनों को शिक्षा के द्वारा ही समझना संभव हो सकता है। यदि हम चीफ डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज देखें तो उन सोशल चेंज में हम ये देख सकते हैं कि कहीं कहीं चेंज इन सोशल वैल्यूज, जो सामाजिक जो मूल्य थे उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ जो संस्थात्मक जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थे, जो संस्थात्मक परिवर्तन थे, उनमें कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। साथ ही हम देख सकते हैं संपत्ति जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसमें और जो पुरस्कार है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, व्यक्तियों के जो चेंज इन इंडिविजुअल्स एंड वर्कर के जो वो भूमिका है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ व्यक्तियों की जो क्षमताएं हैं, जो चेंज इन कैपेसिटीज़ एंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल्स जो थे उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन किसी न किसी रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन का जो सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा ही सबसे बड़ा कारक है, जिस कारक के कारण कहीं ना कहीं चेंज इन सोशल वैल्यूज हो रहा है, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रॉपर्टी हो रहा है, चेंज इन क्या होता है इंडिविजुअल्स और वर्कर्स हो रहा है, चेंज इन कैपेसिटी एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल्स हो रहा है, चेंज इन सोशल बिहेवियर हो रहा है, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एंड रूल्स, इन सब में कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब यदि हम मेन डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज देखें, कहने का अर्थ है सामाजिक परिवर्तन के कुछ कारकों को, मुख्य पक्षों को देखें तो उसमें कहाँ कहाँ हमें चेंज दिखाई दे रहा है। कहने का अर्थ है सबसे पहले हम इकोनॉमिक देखें, आर्थिक स्थिति के रूप में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। दूसरा हमें दिखाई देता है राजनीति के रूप में, पॉलिटिकल के रूप में। तीसरा हमें दिखाई देता है सोशल सेटअप के रूप में, सामाजिक व्यवस्था जो थी पहले की उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं ये मेन डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज के अंतर्गत है। उसके बाद हम देखें रिलीजियस, जो धार्मिक थे, जो रीति रिवाज कर्मकांड पद्धतियां थी, इनमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये रिलीजियस है। उसके बाद हम पांचवा देखें नैतिक, मोरल वैल्यू में कहीं ना कहीं चेंज आ गया है, जो नैतिकता की बातें थी उन बातों में कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करें वैज्ञानिकता, जो साइंटिफिक है, साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी आज परिवर्तन समाज में कहीं कहीं दिखाई देता है, क्योंकि हर व्यक्ति जागरूकता लेके आना चाहता है, समाज उस जागरूकता को एक्सेप्ट करना चाहता है। साथ ही साथ तकनीकी, आज जो टेक्नोलॉजिकल है उसमें भी कहीं ना कहीं तकनीक में भी परिवर्तन हो रहा है। साथ ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो सूचना का संप्रेषण है, उस सूचना के संप्रेषण में भी उस जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हमें दिखाई देता है। उस परिवर्तन को कहीं ना कहीं समाज क्या कर रहा है, स्वीकार भी कर रहा है। उसके बाद हम बात करें कि जो सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख कारण हैं उन कॉजेज को हम जानने की कोशिश करें कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों का समाज में प्रभाव दिखाई दे रहा है या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उसमें देख सकते हैं इकोनॉमिक कॉजेज हैं,
पॉलिटिकल कॉजेज हैं, उसके बाद कहते हैं फॉरिजन कॉजेज हैं, जो फॉरिजन इन्फ्लुएंसेस कॉजेज हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन कॉजेज हैं, तो उसके बाद लॉ कॉजेज हैं, उसके बाद रिलीजियस कॉजेज हैं, आर्ट्स कॉजेज हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल कॉजेज हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कॉजेज हैं। कहने का अर्थ है इतने प्रकार के कहीं ना कहीं ऐसे कारक और जो कॉजेज हैं, इफेक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार जो यहाँ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखें, कहीं न कहीं सामाजिक जो परिवर्तन के प्रभाव में देखें तो कहीं न कहीं आर्थिक पक्ष भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है, साथ ही साथ राजनीतिक पक्ष भी उसके जिम्मेदार है, उसके लिए विदेशी प्रभाव भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है, उसके लिए संचार साधनों में कहीं न कहीं परिवर्तन हुआ है, साथ ही साथ कानूनी जो परिवर्तन हुआ है, इफेक्ट ऑफ लॉ को हम देख सकते हैं कि लॉ में भी जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण भी समाज में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। कहने का अर्थ है जो सामाजिक परिवर्तन जो आ रहा है, यदि उसमें परिवर्तन इसी रूप में आते रहे तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और विदेशी प्रभाव से, संचार साधनों के प्रभाव से और कानूनी प्रभाव से, साथ ही साथ धार्मिक, कलात्मक और प्रौद्योगिकी, सूचना, इन सब में हम प्रभाव देख सकते हैं शिक्षा के द्वारा। और यदि जो सामाजिक परिवर्तन में कहीं ना कहीं बाधाएं भी आ रही हैं, वो बाधाएं भी देख सकते हैं, बैरियर्स इन सोशल चेंज। इस बैरियर से इन सोशल चेंज में देखें तो कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं भी हैं। उसके लिए क्या है कि अशिक्षा, इलेक्ट्रेसी, कहीं ना कहीं बहुत लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है। फिर दूसरा रूढ़िवादिता भी है, कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्सी भी लोगों के बीच में है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस टाइप की भावनाएं भी हैं। साथ ही साथ जाति प्रथा भी है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अपने कास्टिज्म को लेकर के भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं प्रांतीयता भी है, कहीं कहीं लोग अपने प्रांत के लोगों को ही महत्व देते हैं। क्षेत्रीयता भी है, कहीं ये मेरे ख्याल से रीजनलिज्म भी है, कहीं ना कहीं मेरे रीजन का है। दूसरा पॉवर्टी भी है, सबसे बड़ा कारण एक और भी है कि जिसमें हम गरीबी को अस्वीकार नहीं कर सकते, गरीबी एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा अमीरों और गरीबों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गल्फ है, बहुत बड़ी खाई है, जिस खाई के कारण रिचनेस और क्या जो पुअर लोग हैं, पॉवर्टी है, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। और दूसरा कहीं ना कहीं एक कारण और है, संकीर्ण दृष्टिकोण है, कहीं ना कहीं नैरो जो माइंडनेस है, वो भी इसका सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन के रूप में, बाधा के रूप में देख सकते हैं, जिसमें कहने का था नैरो माइंडनेस भी कहीं ना कहीं इसके लिए कारक के रूप में, बाधा के रूप में है। दूसरा कहीं ना कहीं भाषाई संकीर्णता भी है, कहीं ना कहीं जो लिंग्विस्टिक जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए भी कारक है। कहीं ना कहीं हम भाषा के बारे में, हम लोगों के जो संकीर्ण विचार हैं कि ये भाषा बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है, हम पाश्चात्य भाषा को ज़्यादा श्रेष्ठ मान लेते हैं, जबकि हमारे लिए मातृभाषा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मातृभाषा का ज्ञान होना और राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। उसको जानना चाहिए, अपनी भाषा की ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, अपनी भाषा के अकॉर्डिंग उसको कार्य करने के कार्य करना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये परिवर्तन अपने अंदर लेके आए, लेकिन हम परिवर्तन के साथ साथ उन पुरानी चीज़ों को भी समझें और उनके महत्व को भी हम स्वीकार करें। ये नहीं कि हम परिवर्तन को ही स्वीकार करें, परिवर्तन के साथ साथ हम जो पुरानी चीज़ें हैं उन पर भी कहीं ना कहीं हम लोग ध्यान रखें। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें हम, तो आधुनिक भारत में यदि सामाजिक परिवर्तन के यदि मुख्य कारण और कारक को समझने की कोशिश करें, मेन कॉजेज एंड फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया की दृष्टि से देखें, तो वहाँ कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में जो दिए गए जो आदर्श थे, जो मूल्य थे, वो कहीं ना कहीं आइडियाज़ एंड वैल्यू इन गिव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो उसके कारण भी कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ा है। दूसरा जो गांधीवादी जो गांधीगिरी थी, गांधीज्म था, उसका भी कहीं ना कहीं कारण के रूप में देख सकते हैं और कारक के रूप में देख सकते हैं। लोकतंत्र को हम देख सकते हैं, डेमोक्रेसी को देख सकते हैं, फिर उसके बाद सेकुलरिज्म को देख सकते हैं, पंथ जो धर्मनिरपेक्षता को देख सकते हैं, समाजवाद को देख सकते हैं, सोशलिज्म को देख सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसको देख सकते हैं, वेस्टर्नाइजेशन को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को देख सकते हैं, औद्योगिकरण जो हो रहा है, और अर्बनाइजेशन को देख सकते हैं, शहरीकरण जो आज की डेट में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं रिजर्वेशन भी इसका सबसे बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था के कारण भी आधुनिक भारत में कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है। कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के कारण भी कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और वो रिजर्वेशन सबसे बड़ा एक कारक के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा एकाधिकार के रूप में हो सकता है, कहने का अर्थ है मोनोपोलिज्म के रूप में देख सकते हैं हम लोग, और लाइबरलिज्म के देख सकते हैं, उदारवादिता के रूप में देख सकते हैं, और ग्लोबलाइजेशन के रूप में देख सकते हैं, भूमंडलीकरण के रूप में देख सकते हैं, और दूसरा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के रूप में देख सकते हैं। दूसरा
और जो साथ ही साथ हम जो राजनीतिकरण है वो जो और साथ ही हम पूंजीवाद को देख सकते हैं, कैपिटलिज्म को देख सकते हैं, हम देख सकते हैं इंटरेस्ट इन योगा, योग में जो इंटरेस्ट है उसके कारण भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन दिखाई देता है। संस्कृतिकरण में भी कहीं दिखाई देता है, संस्कृतिकरण के कारण। दूसरा कहीं ना कहीं यंत्रीकरण के कारण भी दिखाया जाता है, जो मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग, जो आधुनिकीकरण है मॉडर्नाइजेशन उसके कारण दिखाई दे सकता है। दूसरा सोशल रिफॉर्म के कारण भी दिखाई देता है, जो समाज सुधारक थे उनके विचारों के कारण भी कहीं ना कहीं आधुनिक भारत में हमें परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। साथ ही साथ मास मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, और जो कानून है, जो विधि है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसके द्वारा भी कहीं ना कहीं हम आधुनिक भारत की दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन को हम स्वीकार कर सकते हैं, उसको एक कारक के रूप में या फिर कारण के रूप में हम जान सकते हैं, मेन कॉजेज एंड फैक्टर के रूप में इसको हम समझ सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन के लिए मेन कारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। साथ ही साथ जो भारत की दृष्टि से देखें उसमें सामाजिक परिवर्तन के लाने में भी बहुत सारे भारत में परिवर्तन लाने में बाधा के रूप में प्रमुखता प्रदान करते हैं। जैसे अशिक्षा, मैंने पहले भी बात की थी, इलिटरेसी का यहाँ सबसे बड़ा योगदान है। फिर दूसरा ओल्ड बिलीफ्स, कहीं ना कहीं जो पुराने विश्वास हैं उन पे भी कहीं ना कहीं लोग बहुत पूर्णता से विश्वास करते हैं। तीसरा पुरानी जो आदतें हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं, उनके कारण जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो ओल्ड कस्टम्स हैं। साथ ही साथ इस भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अंधविश्वास भी कहीं न कहीं इसमें प्रमुखता के साथ माना जा सकता है। दूसरा भाग्यवादिता भी है, फेडरलिज्म को भी यहाँ बहुत बड़ा योगदान मानते हैं कि कहीं ना कहीं भाग्यवादी लोग भी ज़्यादा वो बात करते हैं। और नवीनता का भय भी है, कहीं ना कहीं फियर ऑफ न्यू थिंग्स, कहीं ना कहीं उस नई चीज़ को स्वीकार करने में कहीं ना कहीं भय मनुष्य के अंदर बना हुआ है। दूसरा ज्ञान का अभाव है, इग्नोरेंस भी कहीं ना कहीं है, इसको हम देख सकते हैं। और निहित स्वार्थ भी है, कहीं ना कहीं व्यक्ति का निहित स्वार्थ भी, व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे अंदर परिवर्तन आ जाए, मेरे जो अन्य लोग हैं उनमें परिवर्तन ना आए। ये विचार भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन में कारक भी हो सकती है। दूसरा जातिवाद भी है, कास्टिज्म भी बहुत बड़ा योगदान करता है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता भी है, कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म भी कहीं ना कहीं है। दूसरा कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता भी है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी कहीं ना कहीं है। रूढ़िवादिता जैसे कि मैंने पहले ही बात की है, ऑर्थोडॉक्सी की यहाँ बहुत बात है। साथ ही साथ भाषाई संकीर्णता भी यहाँ पर है, कहने का अर्थ है लिंग्विस्टिक नैरो माइंडनेस भी यहाँ पर है। साथ ही साथ क्षेत्रीयता भी है, ये मेरे क्षेत्र का है, जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये कहीं ना कहीं ये मेरे प्रांत का है, ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अलावा भी लेक ऑफ इंस्पायरिंग लीडरशिप, कहीं ना कहीं जो प्रेरणादायक एक नेतृत्व होना चाहिए उस नेतृत्व का भी हमें अभाव दिखाई देता है। उस अभाव के कारण कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन हमें पूर्ण रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है समाज के लिए होती है, और शिक्षा समाज में कहीं न कहीं घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन को हम जो कारक के रूप में हम शिक्षा को स्वीकार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा जो होती है समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होती है। और यदि शिक्षा जो वर्तमान की आवश्यकताओं और समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार परिवर्तन नहीं ला रही है, तो इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा कल्याण की बातें नहीं हो सकती, विकास की बातें नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि हमें कहीं ना कहीं समाज में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पर जोर देना होगा जो समाज में परिवर्तन लाने के साथ साथ समाज को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास करे। साथ ही साथ शिक्षा प्रक्रिया पर ही कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था का पूर्ण रूप से कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। और हम शिक्षा की जो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन की प्रोसेस है, उस एजुकेशन की प्रोसेस में सोशल प्रोसेस का कहीं न कहीं सोशल सिस्टम जो है समाज की जो व्यवस्था है उसका प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ता है। इसमें आधुनिकता का प्रभाव पड़ता है, वैज्ञानिकता का प्रभाव पड़ता है, तकनीकी का प्रभाव पड़ता है। और कहने का अर्थ है इसके द्वारा शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो दृष्टिकोण है, जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षण की विधियाँ हैं, वो कहीं न कहीं परिवर्तन होती हैं। और इन परिवर्तनों को हम लोगों को शिक्षा और समाज दोनों की दृष्टि से स्वीकार भी करना होगा और उन परिवर्तनों को लागू भी करना होगा। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, संयुक्त परिवार और कहीं न कहीं बेरोजगारी, तकनीकी प्रगति और जो नवीनीकरण है, ये कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत बड़ा योगदान भी दे रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन के कारण
सबसे ज़्यादा इन परिवर्तनों को यदि हम देखें तो इनके से क्या हो रहा है, इनसे क्या हो रहा है, समाज में या तो हम विघटन की स्थिति में आ रहे हैं या समाज में हम सुधार की दृष्टि से देख रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा के जो सामाजिक आधार को हमें स्वीकार करना होगा और उसके महत्व से हमें बच्चों को, छात्र छात्राओं को अवगत कराना होगा, जिससे वो शिक्षा के द्वारा ही इन सामाजिक परिवर्तनों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और वो देश और समाज और इस संपूर्ण राष्ट्र के विकास में पूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए हमें खुद भी इन सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करना पड़ेगा, उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको हमें आत्मसात मनन करते हुए अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और भारतीय जो परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो यहाँ पर जो प्राचीन मान्यताएं हैं उनके साथ साथ हमें वैज्ञानिकता और आधुनिकीकरण और साथ ही साथ हमें जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, आरक्षण, इन सब चीज़ से ऊपर उठ करके हमें भारत के विकास के लिए सोचना होगा और भारत के विकास में कहीं न कहीं हमें योगदान देना होगा, जिससे हमारे योगदान के द्वारा ही ये राष्ट्र कहीं न कहीं समृद्ध हो सकता है, विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकता है और साथ ही साथ हम विकासशील से विकसित होने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये देश भी विकसित राष्ट्र के रूप में संपूर्ण विश्व में जाना और पहचाना जाएगा। धन्यवाद।